नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। देखिए फ्रेंड्स, आरबीएससी 11वीं क्लास की ज्योग्राफी में अभी तक हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है भारत का जल प्रवाह तंत्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी ये सीरीज़ है। आपने इसको अच्छा रेस्पॉन्स दिया है, तो ईमानदारी के साथ इस सीरीज़ को आपको फॉलो रखना है। और जो भी नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने चैप्टर नंबर 1 से लगाकर 4 तक के जितना भी हमने मैटर कवर किया है, अगर वो नहीं देखा है तो आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारी ये वीडियो रीट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है इनमें अधिकतर प्रश्न हमें आरबीएससी की पुस्तकों से ही देखने को मिलते हैं। तो जिन स्टूडेंट के अच्छे से ये बुकें कवर हैं उनका स्कोर हमेशा अच्छा ही रहता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत को कितने जल प्रवाह क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? 2, 3, 4 या फिर 5? देखिए यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 3 भागों में बांटा गया है भारत के जल प्रवाह क्षेत्रों को। कौन कौन से? अरब सागर का प्रवाह तंत्र, सेकंड बंगाल की खाड़ी का प्रवाह क्षेत्र, और थर्ड है अंत प्रवाह क्षेत्र। नीचे वाला फैक्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा कि जल विभाजक किसे कहते हैं। जैसे कि हमारे जो अरावली पर्वत है वो भी एक जल विभाजक का कार्य करती है। तो किसी प्रदेश के जल प्रवाह को विशिष्ट हिस्सों में विभाजित करने वाले क्षेत्र को जल विभाजक कहते हैं। जैसे कि हमारी ये अरावली है, तो अरावली में भी कुछ जो नदियां हैं वो पश्चिम की ओर बहती हैं और कुछ पूर्व की ओर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यानी विशिष्ट हिस्सों में जो विभाजित करने वाला क्षेत्र है जल प्रवाह को, वो जल विभाजक कहलाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। भौगोलिक दृष्टि से भारत के जल प्रवाह को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए 3 भागों में बांटा गया है। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। 3 भाग कौन कौन से? हिमालय पर्वत तंत्र या उत्तरी भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र या दक्षिण भारत की नदियाँ, और थर्ड है अंत प्रवाह क्षेत्र, यानी ऐसी नदियाँ जो जिसका उद्गम होता है लेकिन वो समुद्र में गिरने से पहले ही विलुप्त हो जाती हैं। उत्तर भारत की नदियों को कितने प्रवाह क्रमों में विभाजित किया गया है? 3, 4, 5, 6? तो देखिए 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से? सिंधु अपवाह, गंगा नदी अपवाह और ब्रह्मपुत्र अपवाह। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। सिंधु अपवाह का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 11.5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। समझिए कि ये सिंधु का कुल अपवाह क्षेत्र है 11.5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इस कुल क्षेत्र का भारत में कितना है? भारत में है 3.25 लाख वर्ग किलोमीटर। शेष कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो चिनाब, झेलम, सतलज, व्यास और रावी नदी सिंधु की सहायक नदियां हैं। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सतलज नदी का उद्गम होता है राक्षस ताल से। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। पंजाब में ये रोपड़ के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। ये फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा। और जो भाखड़ा बांध है ये किस नदी पर निर्मित है? तो ये सतलज नदी पर ही निर्मित है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अलकनंदा व भागीरथी जलधारा मिलकर कहाँ पर गंगा नदी बनती हैं? विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग या फिर कर्णप्रयाग? देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी जलधारा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर हम गंगा नदी के कुल अपवाह क्षेत्र की बात करें तो ये कितना है? ये है 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आप ध्यान रखिएगा। गंगा का उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद से और ये हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। चंबल, बेतवा, कैन किस नदी की सहायक नदियां हैं? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु? देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा यमुना। अगर यमुना ऑप्शन में नहीं हो तो इसका सही आंसर होगा गंगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और नीचे वाले फैक्ट भी देख लेते हैं। यमुना नदी इलाहाबाद के निकट गंगा में मिलती है। तो जो वो स्थान है जहाँ पर ये गंगा में मिलती है उसको संगम या प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गंगा को बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है गंगा की? तो समझिए कि ऐसे ये गंगा बह रही है तो उत्तर में, ठीक है, उत्तर में इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो रामगंगा, गोमती, गागरा, गंडक, कोसी और महानंदा। और दक्षिण में जो इसमें मिलने वाली सहायक नदियाँ है वो कौन कौन सी हैं?
एक यमुना है, एक सोन नदी है, दामोदर है। तो ये सभी गंगा की दक्षिण की सहायक नदियाँ हैं, दक्षिण से मिलने वाली। गंगा जो नदी है ये फरक्का के निकट बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। तिब्बत में किस नदी को सांगपो नदी कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत से इसका उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी का। किस हिमनद से? तो इस हिमनद का नाम भी आप ध्यान रखिएगा, चेमा युंगडोंग हिमनद। दिबांग व लोहित किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या गोदावरी? देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा दिबांग और लोहित, ये दोनों सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की। दाहिने किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और बाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी है ब्रह्मपुत्र की, वो हम देख लेते हैं। तो दाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं बारेली, सबनसिरी और मानस। और बाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियों में दिबांग, लोहित, कपिली, धनसिरी, बुरी, दिहिंग। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर नर्मदा? देखिए नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, बाकी जितनी भी नदियाँ दे रखी हैं ये सभी डेल्टा बनाती हैं। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में सत्य कथन है, यह पूर्व की ओर झुका हुआ है। समझिए कि ये प्रायद्वीपीय पठार है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये पूर्व की ओर झुका हुआ है, इस तरफ ये झुका हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांशतः नदियाँ पश्चिम घाट में जन्म लेती हैं, यानी यहाँ पर इस साइड में। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकतर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, यानी उद्गम इनका इस तरफ होता है और ये इस तरफ अधिकतर ये नदियाँ चलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, या फिर सभी। तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में तीनों कथन सत्य हैं, सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो आप ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा नर्मदा का उद्गम होता है अमरकंटक से। मैकाल पर्वत में अमरकंटक चोटी से उद्गम होता है नर्मदा नदी का। अब देखिए एक काफ़ी अच्छा प्रश्न ये बन सकता है कि आप ये बता सकते हैं कि जो नर्मदा नदी है इसके उत्तर में ताप्ती नदी है या दक्षिण में? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ये लिख के ज़रूर बताएं, क्योंकि ये फैक्ट काफ़ी कम स्टूडेंट को ही पता है, तो आप ज़रूर बताइएगा नर्मदा के उत्तर में ताप्ती नदी बहती है या फिर दक्षिण में। कपिलधारा, दूधधारा, सहस्त्रधारा, धुआंधार, गागरी व हिरण जलप्रपात किस नदी पर स्थित हैं? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जितने भी यहाँ पर ये जलप्रपात दे रखे हैं ये सभी स्थित हैं नर्मदा नदी पर, तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। तो इन सभी के नाम आप ध्यान रखिएगा। नर्मदा के समांतर दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ताप्ती नदी। तो जिन स्टूडेंट को भी पता नहीं था कि नर्मदा जो नदी बहती है उसके दक्षिण में बहती है ताप्ती नदी, तो आप ध्यान रखिएगा। और ये जो दोनों नदियां हैं ये किस सागर में अपना जल लेके जाती है? तो अरब सागर में। लूणी, साबरमती, माही, सूकड़ी, बांडी और शरावती नदियाँ किस सागर में मिलती हैं? तो यहाँ पर देखिए जितनी भी ये नदियाँ हैं ये सभी नदियाँ मिलती हैं अरब सागर में, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। प्रायद्वीपीय पठार के झुकाव का प्रभाव जिस पहलू में देखने को मिलता है वह है संरचना, पठार की आयु, जल प्रवाह की दिशा या फिर स्थलाकृतियाँ। तो देखिए जो प्रायद्वीपीय पठार का झुकाव का जो प्रभाव है वो हमें देखने को मिलता है जल प्रवाह की दिशा से। तो आप सभी को पता है इसका जो झुकाव है वो जो पूर्वी घाट है इस तरफ अधिक है। तो जितनी भी ये नदियाँ बहती हैं नदियों के झुकाव से हमें पता चलता है, क्योंकि जो अधिकतर नदियाँ वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती हैं। निम्नलिखित नदियों के समूह में से उस नदी समूह का चयन कीजिए जिसकी समस्त नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो देखिए जो नर्मदा नदी है ये अरब सागर में गिरती है, ताप्ती भी अरब सागर में गिरती हैं,
और साबरमती भी अरब सागर में गिरती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी। देखिए जितनी भी ये नदियाँ ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित नदियों के समूह में से उस समूह का चयन कीजिए जिसकी समस्त नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। तो देखिए जो नर्मदा और ताप्ती हैं ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। और नीचे और देखते हैं, नर्मदा यहाँ पर और दे रखा है और इसमें भी नर्मदा दे रखा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और गंगा ये सभी अपने जो एंडिंग फेज हैं जहाँ पर ये सागरों में गिरती हैं वहाँ पर डेल्टा बनाती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 6, भारत की जलवायु से संबंधित वो चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जलवायु से संबंधित अधिकतर प्रश्न बनते हैं, तो मैं सारे फैक्ट आपके क्लियर करूँगा उस चैप्टर में। तो आपसे केवल इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अधिक से अधिक स्टूडेंट को हमारे इस सीरीज़ के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि उन्हें भी पता चले कि आरबीएससी का मैटर इस चैनल पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।